हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 25 जनवरी 2021 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट बीजू पटनायक? फर्स्ट, he actively joined Quit India movement in 1942 and collaborated with the underground leaders. Second, he dropped arms and supplies to Chinese troops fighting the Japanese. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बीजू पटनायक जो है, ही इज फेमस फॉर फ्रीडम स्ट्रगल अराउंड 1940s, जो कि एक पॉलिटिशियन भी थे। उन्होंने 2 बार ओडिशा के सीएम के तौर पे भी अपना टेन्योर जो है वो खत्म किया है, और वो एक रॉयल इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे हु वर्क फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी उन्होंने 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, और जो अंडरग्राउंड लीडर्स थे जैसे जयप्रकाश नारायण है, अरुणा असफ अली और राम मनोहर लोहिया, तो उन सबको सपोर्ट किया था 1942 के अंदर। फिर उन्होंने फॉरेन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर काफी सपोर्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो जब चाइनीज ट्रुप्स जो है, जब जापानीज लोगों ने बर्मा के अंदर हमला किया था, तो बॉर्डर एरिया में जो चाइनीज ट्रुप्स थे जो जापानीज का सामना कर रहे थे, उनको सपोर्ट किया था। फिर उसके बाद सिमिलरली रशियन आर्मी को भी सपोर्ट किया था जब हिटलर ने रशिया के ऊपर अटैक किया था। तो उसके चलते रशियन गवर्नमेंट ने, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की 50th एनिवर्सरी थी, तो उस टाइम पे बीजू पटनायक के लिए अवार्ड भी घोषित किया था। और इंडोनेशिया के अंदर जब इंडोनेशियन गवर्नमेंट जो है वो डच कॉलोनाइजर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसके अंदर भी हमारे जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, तो उनके कहने पे बीजू पटनायक ने इंडोनेशियन गवर्नमेंट को भी मदद की थी। सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो इंडोनेशियन गवर्नमेंट को जो मदद की थी, उसके चलते इंडोनेशिया ने अभी वहां पे एक स्पेशल रूम बनाया है बीजू पटनायक के लिए, टू कॉमेमोरेट द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल्स हीरो बीजू पटनायक। तो इस पूरे आर्टिकल में, ये कल के न्यूज़पेपर में मिलेगा आपको, यहाँ पे बताया गया है कि उनका क्या योगदान रहा है फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट न्यू इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? फर्स्ट, it aims to create a structured industrial land bank. Second, under the policy, land will be leased to investors within 30 to 45 days for a period of 40 years. Third, basis of land allotment will be decided by the central government. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, 1 and 2। थर्ड इज इनकरेक्ट। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी 2 दिन पहले वहां की गवर्नमेंट ने, पर्टिकुलरली वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने नई लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी डिसाइड की है। तो उसके अंदर स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल लैंड बैंक बनाई जाए। तो उसके अंदर क्या होगा कि प्रोजेक्ट की साइज किस तरह की है, उसके बेसिस पे उनको इंडस्ट्रियल लैंड अलॉट की जाएगी। तो विद इन 30 to 45 डेज उनको सबसे पहले 40 साल के लिए लैंड जो है वो लीज पे दी जाएगी। अब अगर मान लो कि उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है और उससे काफी बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो वो लीज को 99 ईयर्स तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्रोजेक्ट्स अप टू ₹50 करोड़, फिर 50 to 200 करोड़, और 200 करोड़ प्लस। तो ये कैटेगरी के हिसाब से वहां पे एक इसके लिए डिविजनल कमिटी बनाई जाएगी। दैट कमिटी विल डिसाइड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। और यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि इट विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। थर्ड इज इनकरेक्ट, आंसर इज ए, 1 and 2। सो अभी इसको चलते पार्लियामेंट के अंदर विरोध हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की नई पॉलिसी का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट recently signed an agreement to build a first of its kind fiscal information exchange platform to enable better management of public finance in the state? Option A, Odisha. Option B, Himachal Pradesh. Option C, Uttarakhand. And option D, Punjab. So the correct answer is
डी पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट ने ये रिसेंटली फिस्कल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्ड किया है, ये भी आपको कल के न्यूज़पेपर में मिलेगा। इसकी वजह से क्या बेनिफिट होगा कि फिस्कल हेल्थ की रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी और उसको डायनेमिक सिचुएशन में आप चेंज कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने बजट के थ्रू जो फंड्स अलोकेट किए हैं, तो अभी तक उसका काम कितने तक पहुंचा है, क्या स्पेंडिंग का स्टेटस है। अगर मान लो कि इकोनॉमी जो है वो वीक स्टेटस में चली जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिस्कल प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म जो है इस तरीके से मदद में आ सकता है, जिसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने ई गवर्नमेंट्स फाउंडेशन के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। Fourth question, which of the following statement is or are correct? First, the State Election Commission has been entrusted with the function of conducting free, fair and impartial elections to the local bodies in the state. Second, the State Election Commissioner's tenure and appointment is decided by the state legislature. And third, a State Election Commissioner holds office during the pleasure of Governor of the state. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। Correct answer is A, 1 and 2. Third statement is incorrect. स्टेट इलेक्शन कमीशन का मेजर रोल क्या है कि जितनी भी लोकल बॉडीज है किसी भी स्टेट के अंदर, तो उसके इलेक्शंस फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल मैनर में कंडक्ट करना। दिस इज द मेन टास्क ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब वहां पे जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनका टेन्योर और अपॉइंटमेंट जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करते हैं। दो द कमिश्नर इज अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द गवर्नर, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनके रिकमेंडेशंस पे गवर्नर जो है वो अपॉइंटमेंट करते हैं। अब थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अगर ऑफिस में से निकालना है तो हाईकोर्ट के जज को रिमूव करने की जो प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर यहां पे लागू होगी। ये थर्ड स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि गवर्नर जब चाहे तब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को निकाल सकते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, मतलब कि गवर्नमेंट जब चाहे तब निकाल सकते हैं। तो ये गलत है, वहां पे एक लंबी प्रोसेस है, इसलिए आंसर होगा ए, 1 एंड 2। सो अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो न्यूज में थे, बिकॉज वहां पे ऑर्डिनेंस के रूट से स्टेट लेजिस्लेचर ने उनको निकाल दिया था। फिर ये मामला जो है वो कोर्ट में गया और कोर्ट ने फिर से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको वो ऑफिस दिलवाई थी। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने नए इलेक्शन को डिक्लेयर करने पे ऑब्जेक्शन उठाया था, लेकिन फिर भी वहां का जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने पंचायती पोल्स जो है वो डिक्लेयर किए है, इस वजह से ये पूरी ऑफिस जो है वो न्यूज में है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सुखोई फाइटर जेट? फर्स्ट, it is equipped with BrahMos air to surface missile. Second, it is developed indigenously. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। रिसेंटली सुखोई फाइटर जेट जो है उसको ब्रह्मोस मिसाइल उसके अंदर इक्विप करके इंस्टॉल करके, जो कि एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, हमारा इंडिया का जो सदर्न एयर कमांड है उसको दिया गया है। तो ऐसा वर्ल्ड में पहली बार हुआ कि इतनी हैवी वेट मिसाइल को किसी फाइटर जेट के अंदर इंस्टॉल किया गया है। इसकी वजह से इस फाइटर जेट की रेडियस कैपेसिटी जो है वो 1500 किलोमीटर हो गई एंड इट्स वेट इज नाउ 2.5 टन। तो इससे इंडिया की एयरफोर्स की कैपेबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज होगी। सुखोई फाइटर जेट जो है इट इज डेवलप्ड इंडिजिनसली बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और इसके अंदर ब्रह्मोस को इंस्टॉल करने के लिए 2014 में ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एंड ब्रह्मोस डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। तो अभी सुखोई को जो सदर्न एयर कमांड के अंदर डिप्लॉय किया गया है उसकी वजह से क्या बेनिफिट्स मिले हैं एयरफोर्स को, उसके चलते ये कल के न्यूज़पेपर पे पूरा आर्टिकल था। सिक्स्थ क्वेश्चन, द टर्म यूजनेट was recently seen in news. It aims to dash. Option A, help grow micro enterprises. Second, penetrating internet into rural areas. Third, improve digital learning outcomes. And fourth, generate awareness about use of internet in पंचायती राज institutions. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, यूजनेट जो है वो कल न्यूज में था, जिसका पूरा नाम है उद्योग सहायक एंटरप्राइज नेटवर्क। जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो नैनो एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस है उनको सपोर्ट करना।
सो इस वजह से हमारा आंसर होगा ए, हेल्प ग्रो माइक्रो एंटरप्राइजेस। अब इससे बेनिफिट क्या होंगे? तो सबसे पहले ये नेटवर्क जो है वो बनाया है 3 इंस्टीट्यूशन के द्वारा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। अब इससे क्या बेनिफिट होंगे? तो अगले 5 साल के अंदर ओवर 10.3 मिलियन जॉब्स क्रिएट होगी और अगले 10 साल के अंदर 56.9 मिलियन जॉब्स क्रिएट होगी। तो इसकी वजह से इंडिया की जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है जीवीए, उसके अंदर नॉमिनल रेट पे 12% इंक्रीमेंट होगा। So it will add around 2.16 lakh crore within 5 years and 19 lakh crore within end of 10 years. So these are the benefits और यहाँ पे उसके provisions दिए गए। तो ये आपको कल के न्यूज़पेपर में मिलेगा। 7th question, the Desert Night 2021 is an air exercise between India and dash. Option A Afghanistan, option B Saudi Arabia, option C France and option D UAE. So the correct answer is C फ्रांस। इंडियन और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में रिसेंटली ये डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज हुई थी विच कंक्लूडेड रिसेंटली। उसके अंदर इंडिया और दोनों ओर से राफेल फाइटर जेट जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था अलॉन्ग विद सुखोई मार्क 1 एंड मिराज फाइटर जेट। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सुभाष चंद्र बोस? फर्स्ट, he was given title of Desh Ratna by Rabindranath Tagore. Second, he was not keen on use of non-violence as a tool for independence. And third, during the Second World War, he protested against the government for not consulting Indians before dragging them into the war. So the correct answer is B, second and third. First is incorrect because Desh Ratna जो है it is the title which is given to राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह टाइटल दिया गया था देश रत्न। सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने सिमिलर टाइटल दिया था लेकिन उस टाइटल का नाम है देश नायक। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड जो है वो करेक्ट है कि यही मेन डिफरेंस था सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे कि सुभाष चंद्र बोस को नॉन वायलेंस का यूज करके इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए। ही वॉज नॉट कीन ऑन यूज ऑफ दैट। एंड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने इंडियंस को कंसल्ट किए बिना ही इंडियंस को उनकी साइड पे, उनकी वॉर साइड पे एंगेज कर लिया और उसके चलते उन्होंने कैलकाटा के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था। फिर उनको अरेस्ट किया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। जेल में से छूट गए लेकिन उनको होम सर्विलेंस के अंदर रखा गया और फिर वहां से भाग के वो अफगानिस्तान और सोवियत के रूट से जर्मनी पहुंच गए और फिर वहां से ये इंडियन नेशनल आर्मी का जो ट्रायल है वो स्टार्ट होता है। सो द आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। सो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का 125th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उसके चलते हमारे प्रधानमंत्री जो है उन्होंने भी कई जगह पे काफी सारे प्रोजेक्ट जो है वो उसको अनाउंस किया था और बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया था। प्रधानमंत्री ने इस दिन को पराक्रम दिवस मनाने के लिए घोषित किया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देश नायक का टाइटल जो है वो दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को। तो बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि ये दिन जो है वो देश नायक दिवस की ओर पे मनाया जाना चाहिए। 9th क्वेश्चन, अब जो 2 क्वेश्चन है वो आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? फर्स्ट, it is an autonomous constitutional authority responsible for administering union and state election processes in India. Second, Constitution bars courts to interfere in the electoral matters. Third, the commission consists of 1 chief election commissioner and 2 election commissioners. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 and 3, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एज पर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन को ये टास्क दिया गया है और वहां पे उनकी ऑटोनॉमी है और ये आर्टिकल के द्वारा बॉडी बनाई गई है, दैट मींस इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। एज पर आर्टिकल 329 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स आर बार्ड फ्रॉम इंटरफियरिंग इन द इलेक्टोरल मैटर्स डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और अभी का उसका कंपोजिशन ये है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है
and 2 are other election commissioners. So the answer is D, 1, 2 and 3. So अभी इलेक्शन कमीशन जो है वो एक नया इनिशिएटिव लाने वाले हैं विच इज EEPIC. मतलब इंटरनेट का यूज करके आप आपका जो फोटो आईडी कार्ड है उसको यूज कर सकते हैं. तो ये उस इनिशिएटिव के बारे में आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे था. लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट मनरेगा? फर्स्ट, मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. फर्स्ट इज मनरेगा इज one of the largest work guarantee programs in the world. Second, wages under this scheme must be paid according to the statutory minimum wages specified for agricultural laborers in the state. Third, it mandates state government to recommend the works that are to be taken. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज ए, 1 and 2. थर्ड इज इनकरेक्ट. मनरेगा जो है वो इस वक्त वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है. वर्क गारंटी प्रोग्राम का मतलब यह है कि उसके अंदर रूरल अनएम्प्लॉयड पर्संस को 100 डेज की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दी जाती है. अगर मान लो कि इफ द स्टेट गवर्नमेंट फेल्स टू डू सो तो उसके लिए उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी दिए जाते हैं. उसके अंदर वेजेस जो है वो किसी भी स्टेट के अंदर जो मिनिमम वेजेस एक्ट होगा उसके अंदर जो एग्रीकल्चर लेबरर्स को वेजेस दिए जाते हैं वो वेजेस दिए जाएंगे इसके अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं उनको. थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज मनरेगा को इंप्लीमेंट करने के लिए ज्यादातर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ऊपर फोकस किया जाता है. तो यहाँ पे ग्राम सभा जो है इट इज द बेसिक यूनिट. सो किस टाइप का वर्क अंडरटेक किया जाएगा उसकी रिकमेंडेशंस कौन करता है? ग्राम सभा, नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट. और उन्होंने जो वर्क रेकमेंड किया है उसमें से मिनिमम 50% वर्क जो है वो उनके द्वारा ही खत्म होना चाहिए. सो ये प्रोविजन है. थर्ड इज इनकरेक्ट. आंसर इज ए, 1 and 2. सो आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ये एक स्टोरी है कि जिसके अंदर ओडिशा की बहनें जो है वो मनरेगा के अंदर काम करके अपनी पढ़ाई की फीस जो है वो पे करती है. उसकी स्टोरी आज के फ्रंट पेज पे है. ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.